कुछ लोगों का मानना है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी 10 दिन बाद वो रिश्ता सही नहीं चल पा रहा है। तो आप ये बताइए कि ज्योतिषी के विषय में क्या है, मतलब सच्चाई क्या है? कि शादी हुई, शादी के महीने भर बाद डेथ हो गई, 2 महीने बाद डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज कि वो हमारा 7th हाउस एक्टिव होता है शादी के लिए। 7th हाउस फॉर द मार्केश ऑल्सो। और मैम इसमें दोनों लोगों की कुंडली का प्रभाव होता है, शायद एक की कुंडली अच्छी हो लेकिन दूसरे का उस पे इफेक्ट पड़ रहा हो। फर्क पड़ता है। मैंने कुंडली में काल सर्प दोष के विषय में भी सुना है कि सावन के महीने में कुछ रेमेडीज करें तो ये दूर हो जाता है, कुछ उस विषय में बताइए कि काल सर्प दोष क्या होता है। राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट आ जाते हैं। राहु केतु क्या है? राहु केतु राक्षस हैं। शिव भगवान ऐसे हैं जो सभी कष्टों को उन्होंने विष पिया तो वो सभी कष्ट आपके हट सकते हैं। इसीलिए सावन के महीने को इतनी वैल्यू दी गई है क्योंकि वो शिव भगवान का पूरा महीना है। तो कहा जाता है जितने भी आपके कष्ट हैं वो इस महीने कट जाएंगे, इसलिए काल सर्प की पूजा की जाती है। एक माइथोलॉजी ये है, एक माइथोलॉजी है कि काल सर्प कुछ नहीं होता, दैट इज अ क्रिएटेड। मैम वृंदावन में मंदिरों के स्ट्रक्चर और उनके उस विषय में कुछ बताइए कि उनको कैसे देखा जा सकता है। देखिए स्ट्रक्चर तो कोई घूमने नहीं देता। अब आपने राम मंदिर का देखा होगा, राम मंदिर में जब ये स्थापना हुई तो मोदी जी ने अभी बनाई नहीं है मंदिर, इट्स लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। हजारों पत्थर, हजारों आदमी लग रहा है, वो सही नहीं है क्योंकि वहाँ एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। वहीं पे कील चल रही है, वहीं पे आदमी जूते पहन के ऊपर चढ़ रहा है, लेबर का आदमी चढ़ रहा है, वहाँ बात हो रही है, वहाँ लोग खा रहे हैं, वहीं पे थूक रहे हैं। तो वो एनर्जी, द मंदिर इज सोर्स ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। हम किसी विशेष प्रकार के मंदिरों में पूजा करने से ग्रहों में शांति आती है क्या? हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत खास है। आज का एपिसोड का विषय है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी। और आज हमारे साथ निधि अग्रवाल मैम हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे, ग्रहों की दशा के ऊपर, ग्रहों के योग के ऊपर हम अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, किस प्रकार की रेमेडीज कर सकते हैं, मंदिरों पे ग्रहों वास्तु का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, हमें किस प्रकार के मंदिरों में जाना चाहिए, इन सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। राधे राधे। तो मैम ज्योतिष के विषय में, एस्ट्रोलॉजी के विषय में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अवधारणाएं हैं जी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी 10 दिन बाद वो रिश्ता सही नहीं चल पा रहा है। तो आप ये बताइए कि ज्योतिषी के विषय में क्या है, मतलब सच्चाई क्या है? देखिए जो आपने बात कही ना, 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी शादी नहीं चल पाती और लोग सेपरेट हो जाते हैं, उसके अगर हम आज के करंट सिनेरियो में बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के लिए गुण मिलवाना सबसे लीस्ट काम है। उनके लिए बाकी प्रायोरिटीज बहुत हैं। लड़की सुंदर होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, इसीलिए आजकल लोगों की शादियां नहीं हो रही। तो 36 गुण तो बहुत ही कम लोगों के मिलते हैं। उसमें अलग अलग भकूट के कई 7 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसको इतने पॉइंट मिले हैं, इसको इतने पॉइंट मिले हैं। उसमें होता है कि लड़की जो शादी कर रही है या जो 2 लोगों की शादी हो रही है, समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, या जिन 2 लोगों की शादी हो रही है वो लड़की मेरे परिवार में आएगी तो मेरे परिवार के लिए कैसी है, वो मेरे लिए कैसी है, मेरी ग्रोथ कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी शादी के बाद, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे पेरेंट्स के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, मेरा सोशली प्लेटफॉर्म बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसमें हम सारे पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं, पर आजकल लोग नहीं करते हैं। ये एक मेन इशू है आजकल, जो शादियां नहीं टिकती। फिर होता क्या है, एज बहुत ज्यादा हो गई तो लोग कहते हैं अब तो निपटाओ यार, मिलनी नहीं है कुंडली। मैं रूटीन में देखती हूँ, अपनी फैमिली में ही देखती हूँ, लोग कहते हैं नहीं ये कुंडली नहीं कंसीडर करनी, छोड़ो आप, नहीं होगी हमारी तो शादी ही नहीं होगी अगर कंसीडर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि लोगों की नहीं मिलती। अभी रिसेंटली जो केस हुआ हिंदुस्तान में पूरे में फेमस रहा, मेघालय मर्डर केस, राजा रघुवंशी और सोनम का, क्या था उसमें, एक शहर में रह के भी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाए। तो यहाँ कुंडली का रोल होगा डेफिनेटली। कुंडली मिलाई होगी, नहीं मिली, या उस व्यक्ति की वो दशा उस समय एक्टिवेट हो गई। ज्यादातर आप केस देखेंगे कि शादी हुई, शादी के महीने भर बाद डेथ हो गई, 2 महीने बाद डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज कि वो हमारा 7th हाउस एक्टिव होता है शादी के लिए। 7th हाउस फॉर द मार्केश ऑल्सो। तो जब वो मार्केश एक्टिव हो गया, वही शादी कराता है आपकी। तो वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। और मैम इसमें दोनों लोगों की कुंडली का प्रभाव होता है, शायद एक की कुंडली अच्छी हो लेकिन दूसरे का उस पे इफेक्ट पड़ रहा हो। फर्क पड़ता है। पर एक मान्यता ये भी है कि 28 साल के बाद लड़कियों का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं अगर मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है तो। मैम ये मांगलिक दोष होता क्या है? कुछ हाउसेस हमारी कुंडली में
हमारी पत्रिका में 12 हाउस होते हैं। हाँ। तो उसमें कुछ हाउसेस में अगर मंगल होता है तो हम कहते हैं कि मांगलिक योग बनता है। तो हमारा कंसिडरेशन ये होता है कि लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना ही चाहिए। अगर लड़का थोड़ा बहुत मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो चल सकती है। पर यूजुअली हेल्थ इश्यूज रहते हैं। अगर मांगलिक नॉन मांगलिक की आप शादी कर दो, ग्रोथ नहीं होती, कभी कभी झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाइपर मंगल इज एनर्जी, हाई एनर्जी, तो वो व्यक्ति हाइपर मोड में रहता है। ओके। इसलिए हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो अब एक मान्यता ये भी है कि 28 साल के बाद मंगल नहीं रहता, मंगल दोष खत्म हो जाता है, उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। फिर दूसरा तरीका ये, हम शादी से पहले एक शादी और करा देते हैं। कुछ सुना है मैंने कि हाँ, मटके से शादी करा दी या पेड़ से शादी करा दी तो कहते हैं कि मंगल दोष खत्म हो गया। तो वो भी चलता है, आजकल सब कुछ चलता है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हाँ मैम, आज के दौर में ऐसा हो गया है कि मतलब लोग अपनी आवश्यकता अनुसार उसका एक निवारण बना लेते हैं और मानसिक रूप से अपने को संतुष्ट पा लेते हैं कि हाँ ये निवारण मिल मैंने गया, कर लिया, ये हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम दिस इज द ओनली सोल्यूशन विच वी हैव कि मांगलिक में दूसरे से शादी करा दे तो मांगलिक दोष, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं, मेन यही है। फिर मंगल की पूजा भी होती है। अगर लड़के का मंगल बहुत ही खराब है और लड़की का बहुत स्ट्रांग है तो अवॉइड करते हैं कि ना ही करें तो बेटर है। ओके। ओवरऑल चार्ट हम कंसीडर करते हैं उसमें। मैम ग्रहों की दशा और महादशा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, दशा हमारी 3 तरह की होती हैं जो हम जनरली कंसीडर करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ओके। महादशा का टर्म प्लैनेट के हिसाब से होता है, बड़ी लंबी होती है। अंतरदशा उसमें बहुत छोटा पार्ट और प्रत्यंतर दशा उसका भी छोटा पार्ट, राइट। तो आपकी दशाओं के हिसाब से जहां आपके प्लैनेट प्लेस्ड हैं आपकी पत्रिका में, वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, उसी के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती हैं जो दशाएं आपकी होती हैं। क्योंकि प्लैनेट तो एक बार प्लेस्ड हो गए, वो तो बैठ गए, आप बस में बैठ गए। अब बस चलेगी तभी तो आप स्टॉप पर उतरोगे। तो दशाएं इज लाइक अ ड्राइवर, जो दशा आती जाएगी वो आपको अपना फल देती जाएगी। उस प्लैनेट के नक्षत्र आपको फल देते जाएंगे, वो इस हिसाब से चलता है। मैम मैंने कुछ लोगों में देखा है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं, कर्मों के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी थोड़ी सी सेकेंडरी होती है और प्राइमरी वो इस पे डिपेंडेंसी रखते हैं। ये कहाँ तक सही, क्योंकि कर्म के आधार पे ही सारी चीजें इस समाज में उसमें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग डेस्टिनी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं वो रोज पंडितों के पास घूमते हैं। उनका राहु एक्टिव होता है तो वो रोज आज इस पंडित के पास, कल उस पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। उनके साथ ऐसा होता है। पर देखिए, कर्म प्रधान तो है ही, नो डाउट। जो आप लेके आए हैं उसकी इंटेंसिटी आप कम या ज्यादा अपने कर्मों से, अपनी पूजा पाठ से, अपनी दिनचर्या से, अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ठोस हो गया कि नहीं भाई ये होगा ही होगा। अगर मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है तो वो होगा, पर थोड़ा कम होगा, उसका दर्द मुझे कम होगा। Okay. तो वो हम कर्मों के हिसाब से, डेफिनेटली मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्मों के हिसाब से फर्क पड़ता है। आप जो लेके आए हैं, बहुत सी चीजें आपके चार्ट में या आपके भाग्य में नहीं आता है। आप पेरेंट्स स्वेच्छा से नहीं ले सकते। वो आपको जन्म मिला है तो वो आपको करना ही है। लाइफ पार्टनर, लोग कहते हैं हम सेलेक्ट करते हैं, नहीं, लाइफ पार्टनर डिस्टाइन है, आपको वही मिलेगा। सिर्फ एक दोस्त की कम्युनिटी ऐसी है जो आपको उसके हिसाब से मिलेगी। बच्चे, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं ड्यूरिंग द कंसीविंग, या जो माहौल आप कर रहे हो, तो वही सोल आपके पास आएगी, जैसा हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर्मों पे भी फोकस करें और जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। मैम भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे जो एस्ट्रोलॉजी हो गई या टैरो कार्ड रीडर्स हो गए या न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी लोगों का क्या है कि न्यूमरोलॉजी के आधार पे आपका कुछ और निकल रहा है, एस्ट्रोलॉजी के आधार पे आपका कुछ और निकल रहा है, टैरो कार्ड रीडर आपको कुछ और बता रहा है। किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, क्या होता है मैम? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति तो अगर इस चीज को ऐसे देखेगा तो वो कंफ्यूज। उसके लिए तो हर चीज अलग है भाई। जुमानी जी का बड़ा नाम है न्यूमरोलॉजी में, तो उन्होंने कहा उनकी 30,000 40,000 जो भी उनकी फीस है, उसे देखिए आदमी सोचता है अब तो मेरा सब बैलेंस हो गया। फिर 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हो गई। बेसिकली ये सबका बेस जो है वो एक ही है, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी। जो हमारी विधा थी, जो हमारे साधु संत थे, या जो हमारे वेदों में हमें मिला, वो हमें ज्योतिष मिली। हमें कहीं भी न्यूमरोलॉजी, टैरो तो बाहर से आया है, वो पिक्चर है। उनकी साइंस बड़ी इजी है। आप ज्योतिष पढ़ाइए
तो लोग पढ़ने को राजी नहीं है, भाग जाते हैं। मैंने अभी एक स्टूडेंट आ रहा था मेरे यहाँ, कथावाचक उसके फादर थे। तो मैं एक कोर्स कराती हूँ 3-in-1, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का छोटा सा कोर्स फाउंडेशन का। तो जब तक उसने पामिस्ट्री पढ़ी बहुत खुश था, जैसे ही मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी वो भाग गया कि मैं नहीं समझ पाऊंगा इसको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज डीप साइंस। न्यूमरोलॉजी आप 10 दिन में सीख के बताना शुरू कर दोगे, आप टैरो 10 दिन में सीख के बताना शुरू कर दोगे, पर एस्ट्रोलॉजी को आपको पूरा जीवन लग जाएगा। मैं भी अगर कहूँ तो मैं कहूँगी मुझे नहीं आती, क्योंकि इट्स अ डीप सी, उसमें जितना आप अंदर जाओगे उतना बहुत कुछ है। तो बेस इनका सबका एस्ट्रोलॉजी है। हम न्यूमरोलॉजी में भी प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं, 1 to 9 डिजिट देखते हैं। तो हर प्लैनेट को एक एक नंबर असाइन है, जैसे 1 फॉर सूर्य, मून फॉर सेकंड, 3rd फॉर जुपिटर, 4th फॉर राहु, 5th फॉर मर्करी, 6th फॉर वीनस, 7th फॉर केतु एंड 8th फॉर सैटर्न एंड 9th फॉर मार्स। तो यहाँ भी ग्रह आ गए। टैरो में भी जो मैं पढ़ाती हूँ वो लोगों को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके रेमेडीज देती हूँ, वास्तु से कनेक्ट करके रेमेडीज देती हूँ। वास्तु में भी आपके प्लैनेट्स हैं, तो जो कुछ है वो सब जो घूम रहा है, मतलब एक बेस तो वही है, उस पर कितना भी आप ट्रे के अंदर कितना भी सजा दो फैंसी, सेंस वही है। जो नंबर आपके डेस्टिनी ग्रिड में मिसिंग होगा, जो लूशो ग्रिड में मिसिंग होगा, वही नंबर हम बढ़ा देते हैं। तो वो आपका नंबर, आपने वो ग्रह एक्टिव कर दिया जो आपका ग्रह एक्टिव नहीं था। मान लीजिए किसी को प्रॉस्पेरिटी, लेविश लाइफ चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो 6 नहीं है उसके बर्थ चार्ट में, बर्थ डिजिट में नहीं है, या उसकी नंबर की स्पेलिंग में नहीं है, तो हम 6 कोई ना कोई 6 का अल्फाबेट उसकी स्पेलिंग में बढ़ा देंगे, तो 6 बढ़ गया। तो उसकी लाइफ में वो आ जाएगा। पर होगा जब उसकी दशा आ रही होगी। अगर उसकी दशा नहीं आ रही होगी, वो बढ़वा ले तब भी कुछ नहीं होगा। तो मैम अंग्रेजी में जो होता है वो ग्रह अलग होते हैं, मतलब ग्रह तो सेम होते हैं लेकिन उनकी पोजीशनिंग अलग होती है। जैसे आप राशि अगर देखें तो अगर आप नंबरिंग के हिसाब से जाते हैं अंग्रेजी के हिसाब से, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोलर सिस्टम जो हम राशि पढ़ते हैं, हाँ, जैसे जेमिनी हो गई, एक्वेरियस हो गई, वो मंथ वाइज है, हाँ, और मैं जो बात कर रही हूँ वो डिफरेंट है। वो कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता। बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं हिंदू मैथोलॉजी में। चंद्रमा को बहुत वैल्यू दी गई है। चंद्रमा इज मून, मून मतलब हमारा मन, हमारी माँ। हमारे धर्म में माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। बच्चे की सबसे पहली आवाज उसकी माँ ही सुनती है। तो हमारी जो ज्योतिष, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है, हम मून पे काम करते हैं। मून का ट्रांजिट 2-2.25 दिन में हो जाता है, मतलब मून एक राशि से दूसरी राशि में 2 दिन में आ जाता है, 2.25 दिन में। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सोलर पे काम करती है, सन पे। वो सन का जो ट्रांजिट है, एक हाउस से दूसरे हाउस में 1 मंथ लगता है। तो उन्होंने एक राशि को 1 महीना दिया है और हमने एक राशि को 2 घंटे दिए हैं। ये डिफरेंस है, और ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसीलिए वी आर मोर एक्यूरेट देन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जो आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपका बर्थ दिसंबर में हुआ है, तो आपकी राशि कुछ अलग आ रही है, और मैं आपको आपकी पत्रिका देख के कुछ और बता रही हूँ, तो आपको मैडम मेरा तो ये नाम ही नहीं है। हम कंसीडर उसको करते हैं जिस राशि पर चंद्रमा बैठा है, उस राशि से बच्चे का नाम निकलता है। वो लोग कंसीडर करते हैं कि इस पूरे महीने में बच्चे जितने भी हुए हैं उनका नाम राशि ये आएगा, जो राशि के अल्फाबेट है वो उन पूरे महीने के बच्चों के उन पे रखेंगे। हम आपका नाम 2 घंटे की लग्न के हिसाब से रखेंगे, या 2.25 दिन के चंद्रमा के प्लेसमेंट के हिसाब से रखेंगे। मैं नाम आजकल लोग फैंसी रख लेते हैं क्योंकि सबको अपने आप को अट्रैक्टिव दिखना है। हाँ, तो मैम इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाम तो आपने वैसे नहीं रखा, आपने अपने उसके आधार पे नहीं रखा, ग्रहों के आधार पे नहीं रखा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ 2 नाम नहीं रखने चाहिए। आपके जो पंडित जी ने आपके जन्म समय पे जो चंद्रमा था, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, जिस पद पे था, उस पद पर नाम रखना चाहिए, क्योंकि वो आप भगवान से लेके आए हो, वो डेस्टिनी आपको भगवान ने गिफ्ट की है कि भाई ये नक्षत्र है, इस नक्षत्र के साथ आप पूरे जीवन चलना, आपको फायदा होगा। हम उसको छोड़ के फैंसी नाम रख लेते हैं, उस अक्षर को छोड़ के कुछ और नाम रख लेते हैं, 4-4, 5-5 नाम रख लेते हैं। इसका बहुत लाइव एग्जाम्पल हमारे यहाँ होता है शादी। जैसे लड़की की शादी के बाद उसका नाम ही पूरा आइडेंटिटी चेंज कर दी। तो मैं लोगों को कहती हूँ जिस नाम से आपने फेरे किए ना, उस नाम से उसे पूरा परिवार बुलाएगा। होता क्या है, मायके का नाम कुछ और है, यहाँ आके शादी में कुछ और करा दिया और बुलाया वही नाम आपने, तो वो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दिया आपने। तो आप सेम नाम रखो जिससे आपने फेरे कराए हैं, वही पूरा परिवार उसको बोलेगा।
बहुत केसेस आते हैं मेरे पास कि मैडम एडजस्ट ही नहीं हो रही लड़की। कुंडली किसी और नाम से मिली है, हाँ, शादी के कार्ड में कोई और नाम है और बुला हम कोई और नाम बुला से हम किसी और नाम से हैं। तो वो उसकी आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग हो गई ना। अवसरवादिता का चरम है ये, मतलब अपॉर्चुनिटिस्ट आप कितना बन सकते हो। बहुत ज्यादा, क्योंकि अलग अलग राशियां हो गई उसकी, हाँ। अलग अलग ग्रह हो गए, तो और मुश्किल हो इससे गया। कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ता ही होगा जीवन शैली पे। डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता मैम, क्या कोई ऐसा नक्षत्र है या ग्रह योग है जो कि आपको बहुत भाग्यशाली बना देता है? बहुत योग हैं, राजयोग बहुत बनते हैं। अगर आपके पंच के योग बनते हैं, जैसे जुपिटर अपने हाउस में है, उच्चिका है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो बहुत योग बनते हैं। पर योग बनना एक बहुत सफिशिएंट नहीं है, योग इम्प्लीमेंट होना बहुत सफिशिएंट है। ओके। जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से उसे बहुत कुछ मिलना चाहिए, पर उसको कुछ नहीं मिलता पूरी लाइफ। वो कहता है यार मेरे को तो मिला ही नहीं। मुझे सब पंडितों ने आज तक जीवन में कहा तुम्हारा जुपिटर उच्च का है, तुम्हारा जुपिटर बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, और मुझे तो वो सुख ही नहीं मिला। रीजन बीन उसकी वो दशा ही नहीं आई। फिर इसमें एक चीज और प्ले करती है, नक्षत्रों से ग्रह चलते हैं। अगर वो नक्षत्र अच्छा है आपकी नवतारा में तो वो आपको फल देगा। अदरवाइज आप ये सोच के बैठे हो आउटर कवर में कि भाई जुपिटर मेरा बहुत अच्छा है, पर उसके अंदर जो नक्षत्र है वो नक्षत्र सही नहीं है, तो आपको नहीं देंगे। कई बहुत डीप साइंस है ये, इतना इजी नहीं है कि 10 दिन में लोग कह देते हैं कि हमने कर लिया या हो गया। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कई साल हो गए, मुझे आज भी लगता है मुझे पढ़ना है, मुझे आज भी कहीं कुछ अच्छा लगता है तो मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है खुद को। अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने कहा कि इतने युद्ध होंगे, लोग खत्म हो जाएंगे, ये जुलाई तक का समय बहुत भारी है। तो पीपल आर क्रिएटेड फियर, अननेसेसरी का टेरर, जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको व्यूज चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, सत्य सुनने को कोई राजी नहीं है। सही बात ये है। मैंने राजयोग के विषय में बहुत सुना है, मतलब बहुत सारे लोगों से अपने बच्चे के लिए जब भी कुंडली कि इसका तो राजयोग है। वो राजयोग का क्या मतलब, ये राजयोग क्या होता है? राजयोग ये होता है कि अगर प्लैनेट अपनी ही राशि में हो, अच्छी पोजीशन में हो, अपने मित्र के साथ हो, यानी आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप कंफर्टेबल जोन में हैं, आप अपनी हाई पोजीशन पे हैं तो आप राजा हो गए, तो आप हाई पोजीशन पे हैं, तो वो कई सारे कॉम्बिनेशन बन के राजयोग बनाते हैं। तो पर अगर उसकी दशा आएगी तभी वो राजयोग भोग पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा उसको। उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेंगी चीजें, पर हाई पोजीशन वाली चीज नहीं आएगी जो हम एक्सपेक्ट मतलब आपको कर्म भी करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अगर आप बैठ के सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि आपका राजयोग है तो आप बैठ जाओ कि अरे मेरा तो राजयोग है, मेरे को कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, कार्य की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, देखिए इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देती हूँ। जब भगवान राम आए, वो मनुष्य योनि में आए, तो उन्होंने भी सारा प्रारब्ध भोगा। वो प्रभु थे, वो सीता जी को 1 सेकंड में ले आते, उनको थोड़ी ना देर लगती थी, या उनको वनवास जाना ही नहीं पड़ता। पर जब भी आप मनुष्य योनि में आते हो तो आप अपने कर्मों को काटने के लिए आते हो, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए आते हो। किसी के कहने से ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो चीजें आपको मिल जाएंगी बैठे बैठे। हाँ, किसी को उस चीज के लिए 100% एफर्ट मारना पड़ता है, आपको 50% मारना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के कभी भी कुछ नहीं मिलता। मैंने कुंडली में काल सर्प दोष के विषय में भी सुना है कि सावन के महीने में कुछ रेमेडीज करें तो ये दूर हो जाता है, कुछ उस विषय में बताइए कि काल सर्प दोष क्या होता है। राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट आ जाते हैं। राहु केतु क्या है? राहु केतु राक्षस है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो आपको स्टोरी पता होगी, अमृत निकला था, तो विष्णु भगवान ने उनका सर काट दिया था। तो जितना उनके नीचे गया, ऊपर तक जितना था वो राहु है, नीचे वाला केतु है, तो सांप माना जाता है। इसके बीच में जितने प्लैनेट आ जाते हैं वो राहु केतु के माने जाते हैं। शिव भगवान ऐसे हैं जो सभी कष्टों को, उन्होंने विष पिया तो वो सभी कष्ट आपके हर सकते हैं। इसीलिए सावन के महीने को इतनी वैल्यू दी गई है, क्योंकि वो शिव भगवान का पूरा महीना है। तो कहा जाता है जितने भी आपके कष्ट हैं वो इस महीने कट जाएंगे, इसलिए काल सर्प की पूजा की जाती है। एक माइथोलॉजी ये है, एक माइथोलॉजी है कि काल सर्प कुछ नहीं होता, दैट इज अ क्रिएटेड। पंडितों ने अपनी सुविधा के हिसाब से 70-80 साल में इसको क्रिएट कर दिया है। पर यूजुअली ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, ऊपर नीचे आपकी लाइफ रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे सांप चलता है उसी तरीके से वो पोजीशन रहती। तो इसमें बहुत इजी उपाय है, आप रुद्राभिषेक करिए, सांपिन का जोड़ा आता है वो शिव जी पे चढ़ाइए,
कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। रूटीन में भी आप अपने को पूरे सावन शिव जी को जल दूध ये सब चढ़ा के आए तो भी उसका असर आता है। एक छोटी सी पूजा पंडित जी करते हैं, वो करा लीजिए सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको लगता है तो। मैम, ग्रहों में कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं और कौन से ग्रह अशुभ माने जाते हैं? देखिए, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 7 हमारे प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ओके। हमारे अच्छे ग्रहों में गुरु आते हैं, चंद्रमा आते हैं, सूर्य आते हैं। चंद्रमा भी वो जो शुक्ल पक्ष के हैं, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को हम नहीं कंसीडर। बुध को न्यूट्रल माना गया है और शनि, राहु, केतु इनको हम खराब प्लैनेट्स में मानते हैं। और शुक्र हमारा एक तरह से आप अच्छे प्लैनेट में, क्योंकि वो गुरु हैं देवताओं के, तो अच्छे में कंसीडर कर सकते हैं। पर मैं पर्सनली किसी प्लैनेट को खराब नहीं मानती। अगर जो खराब प्लैनेट है वो आपको नहीं देंगे तो आपकी लाइफ चलेगी ही नहीं। हमें खट्टा मीठा दोनों चाहिए ना, बिल्कुल। तो वो संतुलित करने के लिए वो हमें ये बताते हैं कि तुम्हारी गलती यहाँ थी, इसको सुधारो। वो टीचर हैं हमारे, स्पेशली सैटर्न से लोग बहुत डरते हैं, मुझे सैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। लेकिन मैम, आप शायद उस विषय के क्योंकि आपने उसकी एक शिक्षा ली है और सब कुछ है, तो आपको 2 ग्रहों का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति जो आपके पास आया और उससे पूछा और उसके ग्रहों में एक दशा ऐसी है, तो वो तो एक थोड़ा सा अंदर से उसके अंदर डर बैठ जाता है। नहीं, देखिए, सैटर्न टीचर है, जज है, वो आपको बताएंगे कि भाई अभी तो मैं वो एक आप ऐड देखते होंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है, कैमरे का ऐड आता है, तो हम जो काम कर रहे हैं ना, मैंने आपको बेवकूफ बना दिया, आई एम सो हैप्पी, वाह वाह, मैंने आज बेवकूफ बना दिया, मेरा काम हो गया। पर ऊपर वाला तो देख रहे हैं ना, तो जब आपका वो रिजल्ट देगा ना, वो क्रेडिट डेबिट बैलेंस होंगे, तब आपको सजा मिलेगी उसकी। तो शनि देव का यही काम है, आपके अकाउंट बैलेंस करना। तो अगर आप सही चल रहे हो तो आपको शनि देव से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत देते हैं वो, बहुत। आप लेने वाले बनो। अभी मैम आपने बताया कि शनि, राहु, केतु ये सब, तो क्या ये एक दुर्भाग्य का कोई इसमें वो बनता है कि अगर ये किसी तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं आपके कुंडली में, तो क्या कुछ बुरा होने वाला है या? नहीं, इसको हम ऐसे तो नहीं कहेंगे। हाँ, नो डाउट प्लैनेट्स का इफेक्ट आता है। आपको एक्सीडेंटल योग बनते हैं, सडन डेथ के योग बनते हैं, अगर आप ढंग से उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सी, हम अपनी रूटीन लाइफ में वो काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं, पर एकदम वो प्लैनेट हिट कर जाता है। हम तो अपनी रूटीन लाइफ में कर ही रहे थे, हमें आइडिया नहीं था, पर हम वो गलत कर रहे थे, हम अपनी बॉडी को हार्म कर रहे थे, या सडन एक्सीडेंट हो गए, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। तो ये प्लैनेट्स की जब प्लेसमेंट गोचर में भी होती है और आपके चार्ट में भी वैसी है और दशा भी वैसी है, और जो आपका नव तारा में नक्षत्र आ रहा है वो भी वैसा आ रहा है, तो नो डाउट हिट करेगा आपको। मैम, अकस्मात आपने किसी घटना का भी जिक्र किया अभी रिसेंट में, शेफाली जरीवाला, और वो किसी पॉडकास्ट में भी गई थी, वहां पे भी पॉडकास्टर ने बोला था कि, तो क्या वो अकस्मात का क्या मैम कुछ कुंडली में कहीं हमको दिखता है कि अकस्मात मृत्यु होने वाली है या तुरंत आपको फेम मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का? दैट इज द 8th हाउस, जो आपकी पत्रिका में 8वां घर होता है, वो आपको सडन गेन्स देता है, सडन डिस्प्यूट्स देता है। सडन जो वर्ड आ गया ना, वो वहीं से आता है। वहीं से ऑकल्ट साइंस आती है आपकी, क्योंकि वो सडन गेन है। हर किसी को ज्ञान नहीं होता जब तक उसके चार्ट में योग ना हो, ऑकल्ट साइंस का भी। तो वो उनका 8th हाउस एक्टिव हुआ होगा। 8th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही होगी, दशा आ रही होगी, तो जिनके पॉडकास्ट में गई थी उन्होंने बता दिया होगा कि ये सडनली आपके साथ कुछ ऐसा होगा, फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा। अगर उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता तो वो इतना हिट नहीं करता, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि शी इज टेकिंग सम मेडिसिन और एंटी एजिंग और ये ना, तो वो आपके वो हिट कर गई आपको, उस समय आपकी दशा के साथ चली गई वो चीज, तो वो आपको नुकसान कर गया। मैम, शुक्र ग्रह का प्रभाव विवाह में, प्रेम योग में पड़ता है? डेफिनेटली, शुक्र ग्रह है इसीलिए द फीमेल स्टार्टेड फ्रॉम 15 to 40-45 तक, दैट इज वीनस। एक अलग अट्रैक्शन है। शुक्र क्या है? सुंदरता है, अट्रैक्शन है। आपको सडनली कहीं किसी से अट्रैक्शन हो गया, दैट इज शुक्र। साथ में जो राहु और उसके साथ मिल गया तो वो डबल हो गया। तो वीनस लग्जरी देता है आपको कंफर्ट जोन देता है, और आजकल तो हर कोई शुक्र की ही बात करता है। तो शुक्र आपको बहुत कुछ देता है, क्योंकि शुक्र देव जो हैं वो राक्षसों के देवता हैं, वो ज्ञान के भी देवता है। पर बात यह है कि आप किस तरीके से उनसे क्या ले रहे हैं। हर प्लेनेट हर चीज देता है, तो बात यह कि आप उससे ले क्या रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करती है। शुक्र बहुत अच्छा प्लेनेट है, अगर उसे ढंग से कंज्यूम किया जाए।
ढंग से कंज्यूम का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप अपने घर में लग्जरी मांग रहे हो, आप पैसा मांग रहे हो, और साथ में आपके घर की लक्ष्मी, शुक्र, लक्ष्मी होती है आपकी वाइफ, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो शुक्र कभी भी नहीं आएगा। ओके। जब हम शादी करते हैं बच्चों की तो कहते हैं लक्ष्मी घर लेके आए, बहू को जब लाते हैं दैट इज लक्ष्मी। लक्ष्मी इज वीनस। वो वीनस अगर आपसे हैप्पी है, वो घर में शांति है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी। अगर वही डिससेटिस्फाइड है, आप उसे टॉर्चर करते हो और आप कितना भी एफर्ट कर दो वो नहीं मिलेगा आपको। पर ऐसा भी नहीं है कि आप उनकी जायज नाजायज सारी बात मानो, वहां जुपिटर काम करेगा, वहां उस व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी, बुध काम करेगा। तो कई प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से ही आप अच्छा जीवन जीते हो। अगर मैं आपको सिर्फ शुक्र शुक्र बोल दूं, आपको बहुत पैसा दे दूं और आपकी लाइफ में सुख शांति ना हो, आप क्या करोगे? हजारों बीमारियां हैं आपको, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, दुखी दुख है, कोई पार्टनर नहीं, क्या करोगे पैसे का? किसके साथ भोगोगे? तो शुक्र अकेला कभी भी कुछ नहीं करता। जब तक हमारे घर में सब चीजें बैलेंस नहीं होंगी तब तक हम अच्छी लाइफ जी ही नहीं सकते। पुरुषों के लिए भी कोई ग्रह है मैम? क्योंकि नहीं, पुरुषों के लिए ही सारे ग्रह हैं। क्योंकि यू आर द अर्निंग पार्टनर। आप ही धन लेके आते हो, तो जुपिटर हो गए आप मंगल हो गए आप में एनर्जी है, तो वो एनर्जी ही कंज्यूम करके वीनस आगे चलता है। ओके। जुपिटर आपको ज्ञान देता है, आपको बौद्धिकता देता है, आपको प्रोस्पेरिटी अलग तरीके से देता है, समाज में नाम देता है। भाई सेलिब्रिटीज हैं, इनके नाम वीनस से भी हैं। पर जुपिटर वाले लोगों का सम्मान अलग है, शुक्र वालों का सम्मान अलग। हर किसी का अपना फेम है। ये आपको सन बहुत फेम देता है, सन प्लैनेट ही फेम का है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो सन के गवर्न है सारे। तो हर प्लैनेट हर चीज देता है, ऐसा नहीं कि एक प्लैनेट ही सब देता है। मैम मैं रिसेंटली आपके विषय में देख रहा था, तो अभी आपने रिसेंट में मंदिरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, प्राचीन मंदिर जितने भी थे हमारे, वास्तु के आधार पे आपने उनका कुछ आकलन किया, तो क्या है वो, कुछ उस विषय में बताइए हमें। देखिए, मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर, जैसे आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले ना आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरी दशा इस तरीके की आ रही थी कि मुझे इसे कंज्यूम करना था, जुपिटर और केतु। तो मुझे ये था कि मंदिरों में जाओ, या तो आप उस हाउस को या उस दशा को आप कंज्यूम कर लो, वरना वो आपको परेशान करेगी। तो मैंने मंदिरों में जाना शुरू किया। मंदिरों के वीडियोज, वहाँ के हजारों लोग रोज दर्शन करते हैं। बिहारी जी में लाखों आदमी रोज दर्शन करता है, पर उसे पता नहीं वो क्यों आ रहा है, बस आ रहा है। क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या इच्छा लेके आ रहा है, क्या एनर्जी यहाँ से लेके जानी है, उसके बारे में मैं वहाँ के प्रमुख संत जो हैं, पंडित हैं, उनसे बात करती हूँ, उस एनर्जी को समझती हूँ। फिर उस एनर्जी पे मैं वीडियोस बनाती हूँ कि यहाँ पर वास्तु कैसे कनेक्ट कर रहा है, या ये जो मंदिर जिस चीज़ के लिए फेमस है ये वाकई में वास्तु से कनेक्ट करती है वो चीज़। फिर उसको ज्योतिष से कनेक्ट करके ज्योतिष की रेमेडी उसमें बताती हूँ। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग मंदिर, उसकी ग्रहों के आधार पे वो वहाँ जा सकते, उसकी प्रॉब्लम के आधार, ग्रहों के आधार पे भी, उसकी प्रॉब्लम के आधार पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कात्यायनी मंदिर का। शक्तिपीठ में आता है हमारा कात्यायनी मंदिर, वृंदावन वाला। तो वहां पे क्या है, सती जब हुई थी माता, तो उनके केश गिरे थे। जब केश गिरे थे, तो आप अगर कात्यायनी मंदिर जाएं तो वहां जो प्रतिमा है बहुत छोटी सी है देवी की, नीचे उन्होंने महिषासुर को लिटा रखा है और बहुत लंबे केश दिखाए हैं उनके। वहां की क्या खासियत है, जब मैंने बात की, मैं भी हजारों बार गई हूँ, कभी देखा ही नहीं उसको उस नजरिए से। गए, हाथ जोड़े, भाई शक्तिपीठ है, हम आ गए। हजारों लोग ऐसे ही जाते हैं। मुझे वहां पता चला जाके कि ये मंदिर इसलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो या जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो, उन्हें आना चाहिए। ये वहाँ के पंडित जी से मुझे पता चला। दूसरी बात, जब मैंने एस्ट्रोलॉजिकली तो ही समझ लिया, जब मैंने उससे वास्तु से कनेक्ट किया तो सीरियसली वो 7th हाउस कनेक्ट करता था। आई एम शॉक्ड टू सी दैट कि मतलब हमारे मंदिर इतने पौराणिक हैं, इतने जो हम आज पढ़ रहे हैं वो कई सालों से वहां पर है और हमने उसे कंज्यूम नहीं किया। हम सिर्फ जाते हैं, वहां से हमें एनर्जी लेके आनी है, वो हम नहीं लेके आते। हम बस वहां जाते हैं, फोन निकालते हैं, सेल्फी लेते हैं और आ जाते हैं, बस अच्छा भगवान जी नमस्ते, बस। पर हम किस भाव से जा रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो मेरा पर्पस ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि ये मंदिर इसलिए है, आप इस भाव से आओ, इसकी एनर्जी को कंज्यूम करो जिसलिए आप आ रहे हो। धक्के खाने मत आओ, धक्के देने मत आओ, पर उस एनर्जी को कंज्यूम करो, उस फील से आओ। मैम ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मंदिरों की मैम आकृति के आधार पे भी कुछ होता है क्या? हाँ, हम वो देखते हैं कि मंदिर जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो किस तरफ फेस करके है, मंदिर की एंट्रेंस क्या है। सी, अगर किसी मंदिर की एंट्रेंस मान लीजिए हमारी
12th है, 12th जोन में आती है, 12th हाउस को कनेक्ट करती है, क्योंकि मैं अलग तरीके से वास्तु करती हूँ, मैं डेस्टिनी गिफ्ट पे वास्तु करती हूँ, वो मुझे बहुत ऑथेंटिक लगता है कंपैरेटिवली और वास्तु से। तो वहां पर जो लोग आएंगे ना, वो बीमारी को लेके आएंगे, दुख दर्द अपना लेके आएंगे, परेशानी लेके आएंगे, कर्जा लेके आएंगे। वहां जो लोग आएंगे उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगी। तो जिस फेज में हमारी एंट्री है वहां पर उसी तरीके के लोग परेशानी लेके आएंगे। और जो प्रतिमा है, जिस फेस को वो है, वो उसका सोल्यूशन है। अगर आप उस प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप 12th की एंट्री है, आप उसको लेके आ रहे हैं, और प्रतिमा का मुंह आपके 5th हाउस को है, तो प्रतिमा तो दे रही है कि आप शादी के लिए आओ यहाँ, मैं आपको शादी की समस्या लेके आओ तो सोल्यूशन दूंगी। तो ये अंतर है। पढ़ाई की समस्या लेके आओ तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगी। मैम, वृंदावन में मंदिरों के स्ट्रक्चर और उनके उस विषय में कुछ बताइए कि उनको कैसे देखा जा सकता है। देखिए, स्ट्रक्चर तो कोई घूमने नहीं देता पूरा टू मच। हम शूट करते हैं पूरा उसका आउटर इनर शूट, बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। शूट करने के बाद अभी मैं जन्मभूमि गई थी, वहां मुझे इतनी परमिशन लेनी पड़ी, उसके बाद भी 2 पुलिसमैन मेरे साथ रहे कि हम क्या शूट कर रहे हैं। तो उनके स्ट्रक्चर वास्तु के हिसाब से हैं बहुत हद तक, क्योंकि हमारी वास्तु संस्कृति में, हमारी इंडियन कल्चर में ये है कि भाई नॉर्थ शुड बी ओपन, नॉर्थ एंड ईस्ट ओपन होना चाहिए, हमारे देवता वही होने चाहिए, साउथ हाइट होना चाहिए, वाटर जो है हमारा नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए। तो वो चीजें उन्होंने कंसिडर करके बताए हैं। फुल ऑफ एनर्जी का सोर्स एक ही होता है जहां पर वो प्रतिमा है। अब आपने राम मंदिर का देखा होगा, राम मंदिर में जब ये स्थापना हुई तो मोदी जी ने अभी बनाई नहीं है मंदिर, इट्स लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, हजारों पत्थर, हजारों आदमी लग रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि वहां एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वहीं पे कील चल रही है, वहीं पे आदमी जूते पहन के ऊपर चढ़ रहा है, लेबर का आदमी चढ़ रहा है, वहां बात हो रही है, वहां लोग खा रहे हैं, वहीं पे थूक रहे हैं। तो वो एनर्जी, द मंदिर इज सोर्स ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। हम अपने घर में भी वास्तु पाठ जब कराते हैं, जब पूरा घर बन जाता है, जब वहां एक कील भी मुझे नहीं ठोकनी, हम क्या करते हैं, हम पहले ही वास्तु, अरे काम खत्म करो, काम खत्म करो, नहीं, दैट इज नॉट द वे। आप उस एनर्जी को, जब घर में नींव पड़ती है ना, तब से वास्तु देवता वास्तु शुरू हो जाता है, पर जब वो पूरा खत्म हो जाए तब उनको नमस्कार करो, तब आप उनका याचमन करो कि भाई यहाँ इतनी एनर्जी आई, इतने लोग आए, इतनी भाव लेके आए। कोई मेरे घर आ रहा है, अच्छा थोड़ा है वो अच्छा भाव लेके ही आएगा, वो जलन का भाव भी लेके आ सकता है, यार इतना बढ़िया घर बनवा लिया, इस पे कहाँ से पैसा आया। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मतलब आपका कहना है कि अगर मंदिर है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है वहाँ की। ओके, वो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा हो सकता है, पर वो मंदिर वाली एनर्जी नहीं है। आप क्रिएट करें, हाँ, उस राम प्रतिमा में, उस प्रतिमा में, उस विग्रह में चार्ज होगा, पर उसको आने में, लोगों को फील होने में समय लगेगा। जैसे अगर हम साउथ के टेम्पल जाते हैं, यू फील अ डिफरेंट एनर्जी, बहुत अलग एनर्जी है। अगर आप कभी तिरुपति जाएं, मैं तिरुपति जाती रहती हूँ, वहाँ एनर्जी बहुत डिफरेंट है। इतना बड़ा प्रांगण है, इतना बड़ा प्रांगण है, इतने बड़े बड़े साउथ के टेम्पल्स में बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बने हुए। आप अंदर जाते हैं तो सिर्फ प्रभु दिखते ही नहीं है, आपको छोटे छोटे दियों की लाइट है, वहां आज भी छोटे छोटे दिए जलते हैं, उन्हीं की रोशनी से आपको प्रतिमा दिखती है। तो वो एनर्जी बड़ी वहां बैठ के ही आपको अलग फील आएगा, आपको नॉर्थ के टेम्पल्स में वो नहीं आता। मैम, जब ये पहले मंदिर बने थे तो इतनी चीजों का ध्यान रखा गया था उस वक्त? बहुत ध्यान रख के बनाया जाता था। पहले लोग हमसे ज्यादा विद्वान थे। हमारे साउथ के टेम्पल क्यों अच्छे हैं? जस्ट बिकॉज कि जब हमारे देश में बाहर से लोग आए, जैसे मुगल्स आए, मोहम्मडन्स आए, तो उन्होंने सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिए। तो हमारा जो कल्चर है नॉर्थ का, वो मिक्स्ड है, हमें कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। हमारे वेद पुराण ग्रंथ जो भी थे वो खत्म हो गए, मूर्तियां थी वो खत्म हो गई, तो हम लोगों ने रिकलेक्ट करके उसको शुरू किया है। साउथ तक वो पहुंचे नहीं थे। तो वहां की जो कल्चर है, वहां की जो संस्कृति है, वो बिल्कुल सेम है। वहां शादी का विधान हो, पूजा का विधान हो, दैट इज टोटली डिफरेंट। उनका मंत्र उच्चारण हो, मंदिर जिस स्पेस पे बने हुए हैं, रामेश्वरम जाए, बहुत सुंदर मंदिर है। बिल्कुल आप बीच में खड़े हो जाइए, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, मैं गई हुई हूँ। बिल्कुल एक लाइन में पिलर्स है, इतना बड़ा कॉरिडोर है, और बिल्कुल एक लाइन में। गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो पहले का ही बना हुआ है। पूरे काले पत्थर के है, पूरे पत्थर, इतनी ठंडक है। तो वो आर्किटेक्ट जो वहाँ के हैं, जो जिस तरीके से वो बनाया हुआ है, वास्तु को भी कंसिडर किया है उन्होंने और कंफर्ट को भी कंसिडर किया है। बहुत सुंदर मंदिर है। मैम, बांके बिहारी मंदिर के विषय में कुछ बताइए, कि क्योंकि हम सभी लोगों का वहाँ से बहुत जुड़ाव है, ठाकुर जी से बहुत जुड़ाव है। आजकल तो बांके बिहारी जी वैसे भी
बहुत हॉट टॉपिक है कॉरिडोर के चक्कर में, क्योंकि हम ब्रज को क्यों अच्छा मानते हैं, या वृंदावन कुंज गली, जो छोटी छोटी गलियां हैं, कहते हैं कि यहाँ प्रभु खेलते थे। वृंदावन में प्रभु बहुत छोटी उम्र तक रहे, राधा रानी और कृष्ण वहां बहुत छोटी उम्र तक 10-11 साल तक वो खेले, उनकी लीलाएं हैं, सारी लीला है। और जितने भी वृंदावन में लोग हैं वो उनके सखी हैं, सखी की तरह प्रेम करते हैं। तो वृंदावन का जो फेम है, वो जिस जोन में आते हैं मंदिर, वो फेम वाले जोन में आता है। कोई भी व्यक्ति फेम चाहता है तो वो वहां जाएगा, उसे फेम मिलेगा। वहां कष्ट नहीं इतने कटेंगे जितना आपका नाम होगा। आज भी बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनकी दिल्ली की, जिनकी चाबियां वहां की चौखट छूती हैं और फिर सुबह खुलती हैं हर रोज। तो वो दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हैं, दे गॉट द फेम। आपको यश नाम चाहिए तो आप जाएं। मूर्ति की अलग खासियत है। आज तक इतने लोग गए हैं, उन्होंने किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि ये मूर्ति, ये प्रतिमा क्या है। लोग जाते हैं, बिहारी जी बस आ गए। उस प्रतिमा की खासियत है, उसमें राधा कृष्ण दोनों हैं। ब्रज में ज्यादातर प्रतिमाओं में दोनों का ही स्वरूप है, जो दिखता नहीं है। वहां पर आधा श्रृंगार मेल होता है, आधा फीमेल होता है। बहुत वास्ट मंदिर है। उन लोगों का कहना है कि हम अपनी कुंज गलियां नहीं खत्म करना चाहते। हमारा फील वृंदावन की जो गलियों का है वो खत्म हो जाएगा। जो दर्शनार्थी आता है वो कुंज गली देखने आता है, विदेश से जो आदमी आता है उसको पतली पतली गलियां देखनी है, उसको बिहारी जी की प्रतिमा में कुछ समझ नहीं आता, पर उसको ये प्रांगण देखना है। तो वो बात भी ठीक है, उस कल्चर को हमें मेंटेन रखना चाहिए। कॉरिडोर के चक्कर में हम उसको भी खत्म कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा सही नहीं है। देखिए गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, वो शायद असुविधा के तौर पे या कुछ थोड़ा सा एक रश बहुत हो गया, बहुत हो जाता है, बहुत रश हो गया। मैम प्रेम मंदिर है वहाँ पे जी, प्रेम मंदिर के विषय में, क्योंकि वृंदावन की बात हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि प्रेम मंदिर के विषय में भी आप कुछ। प्रेम मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, दैट्स क्रिएटेड। मुझे जो लगता है वहाँ, मैं 2 बार गई हूँ, मुझे फील नहीं आया। एक मंदिर वाला फील आता है। देखिए जब आप कहीं जाते हैं ना, प्रतिमा को देखते हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में क्या है, वी आर इमोशनल पीपल। हम किसी का दर्द नहीं देख सकते, तो हम जैसे ही प्रतिमा को देखते हैं वो एनर्जी हमें खींचती है। हम मोहित हो जाते हैं। वहां कोई प्रतिमा ही नहीं है, वहां क्रिएटेड प्रतिमा है, वो कृपालु महाराज जी ने अपना बनाया है, तो उसको हाइप कर दिया है। वहां मंदिर वाला फील मुझे तो नहीं आता। देखिए पता नहीं लोगों को आता होगा। प्रेम मंदिर बहुत फेमस है, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक है, वहाँ लोगों को असुविधाएं भी होती है, पर जो फर्स्ट टाइम आता है वो प्रेम मंदिर जरूर जाता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग झांकियां बनी हुई हैं। कृपालु महाराज जी की तस्वीर है, वहाँ उनका स्टैचू है, काफी कुछ चीजें हैं। तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हो आप उसको, मेरी निगाह से। वो मंदिर वाला फील उसमें नहीं है, वो एनर्जी नहीं है उसमें। आप जितने पुराने मंदिर में जाओ, आप राधा रानी जाओ बरसाने, आपको एक अलग फील आएगा। वो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, आपका मन करता है कि 10 मिनट में यहाँ बैठ जाऊं। प्रेम मंदिर की आप वीडियोस और पिक्चर्स बहुत देखोगे, लोग घुसते ही कैमरा निकाल लेते हैं, तो वहाँ एनर्जी नहीं है। ये फर्क है। और मैम आपका जन्म स्थान भी मथुरा है, कुछ मथुरा के विषय में बताइए कि कैसा है मथुरा हमारे लिए। मथुरा तो बहुत चेंज हो गया मेरी शादी से, पर मथुरा की एक खासियत है ब्रजवासियों की, वो अभी आपसे लड़ लेंगे, 2 मिनट बाद आपसे बात कर लेंगे। अभी आपसे इतनी तेज लड़ाई करेंगे, आपको लगेगा अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, इतनी लड़ाई हो गई है। पर फिर मथुरा में एक अलग भाव है, लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, प्रेम नहीं है। मथुरा में प्रेम है, लोग प्रेम से बंधते हैं वहां। देखो कृष्ण की नगरी में हर जगह छल तो है। यूपी क्यों बदनाम है? छल। हाँ, यहाँ भैया यूपी का बच के रहना, मथुरा का छलिया है, तो कृष्ण ही छलिया है। जहां जहां कृष्ण है वहां वहां छल है, वहां वहां पंडे हैं, वहां वहां पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग झूठ सच बोलते क्योंकि कृष्ण छलिया थे। कृष्ण का काम ही लीला उन्होंने इतनी की है, तो जहां उनकी लीलाएं हैं वहां ये चीजें तो रहेंगी रहेंगी, पर प्रेम बहुत है, लोगों में जुड़ाव बहुत है। लोग आज भी वहां जुड़ाव फील करते हैं, वो मुझे यहाँ नहीं फील होता। जैसे टियर 2 सिटीज जितनी भी मैं देखता हूँ, वहाँ पे आपको एक अपनापन मिलेगा लोगों के बीच में। वो वहाँ लोग रिश्तों में रहते हैं। आपके अगल बगल जो आपके पड़ोसी हैं उनमें भी आप रिश्तों में मामा चाचा होते हैं, तो वहाँ रिश्ते रहते हैं। यहाँ लोग शो ऑफ में और पॉम्प एंड शो में ज्यादा है। बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में तो बहुत ही ज्यादा है। इसका भी मैम कुछ होगा कारण? हाँ, प्लेसमेंट उस तरह की होगी, क्योंकि हमारी जो दिल्ली आती है वो 10th और 11th जोन में आती है। 10th इज एडमिनिस्ट्रेशन सारा, उसके अंदर आती है, तो वो उस तरीके से काम करती है चीजें।
उसमें। मैम, तिरुपति, काशी और केदारनाथ जैसे मंदिरों का भी लोकेशन पर वास्तु या खगोलीय साइंस के आधार पर आधारित है? देखिए कैलाश, ये जो आप केदारनाथ कह रहे हैं, ये नॉर्थ हो गया, ऊपर टॉप बिल्कुल। वैसे कहते हैं नॉर्थ में पहाड़ नहीं होने चाहिए, अच्छा, हाइट नहीं होनी चाहिए, ओके, नॉर्थ में बहुत ज्यादा डाउन होना चाहिए। तो ये तो प्रभु की लीला है, वहां पर वो विराजमान है। आप देखिए देवियां जितनी भी हैं हमारी, सब पहाड़ों पर है। कोई भी एनर्जी वाली चीज आपको इजी गोइंग नहीं मिलेगी। जहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी है वहां टफ होगा। अमरनाथ आप जाए, कितनी टफ यात्रा है, क्योंकि वहां सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैलाश मानसरोवर जाए, हार्डेस्ट जर्नी है वो, धर्म के नाम पर हार्डेस्ट तीर्थ स्थान है वो, तो वहां पर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपको उस एनर्जी से मिलना है, आपको किसी बड़े आदमी से मिलना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। ऐसे आप पीएम से मिलने ऐसे ही घुस के नहीं चले जाओ, क्योंकि दैट इज अ सुपर पावर। तो जो भी ये मंदिर है, दैट इज अ सुपर पावर। तिरुपति में 6-6 घंटे की लाइन है, और ताज्जुब की बात मैंने ये देखी, कॉन्टिन्यूअस लोग वहां भगवान का नाम लेते हैं, नारे, मतलब वो आवाजें ही लगती रहती है, मंत्र ही बहुत चलता है, एक अलग ही फील है। मतलब उस तिरुपति में जो, जहां हम जाके रुकते हैं, वो पूरा एक गांव कितना नीट एंड क्लीन है, कितना तिरुपति मंदिर जहाँ है वो पूरा एरिया इतना साफ सुथरा, इतना क्लियर कट रास्ता है, सीधा आपको चलना है, टर्न आएगा तभी आप मुड़ोगे। ये नहीं आपने उसे क्रॉस किया और आगे चले गए, वो सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ की एनर्जी से अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैम, किसी विशेष प्रकार के मंदिरों में पूजा करने से ग्रहों में शांति आती है क्या? हाँ, बहुत से नवग्रह पर हैं, जिसे हमारे साउथ की तरफ मेरा नेक्स्ट टारगेट है, आंध्रा की तरफ, इधर की तरफ ना हमारे 27 नक्षत्रों के मंदिर हैं, राइट। साथ साथ उधर नवग्रहों के भी मंदिर हैं। साउथ इज कल्चरली वेरी रिच। तो अगर किसी को उस पर्टिकुलर नक्षत्र से प्रॉब्लम है तो उस मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। यहाँ नॉर्थ में भी बने हुए हैं, नवग्रह मंदिर बने हुए हैं, शनि मंदिर बने हुए हैं, उनकी एनर्जी उसी तरीके से काम करती है। अगर आप वहां जाके उसका उपाय करें तो फर्क पड़ता है, नो डाउट। जैसे मैंने अभी आपको कात्यायनी मंदिर का बताया एक एग्जाम्पल, वहां जाके आप, शादी नहीं हो रही, वहां जाके भगवान के आगे, माता रानी के आगे अपनी अर्जी रखो, अपनी बात कहो कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी हो जाए, तो वो हर एनर्जी उसी तरीके से काम करती है। तो नवग्रहों में नवग्रह प्लैनेट काम करते हैं, नक्षत्र में उस प्लैनेट का नक्षत्र, आपका जो जन्म नक्षत्र है, आप उससे कुछ चाहते हैं तो वो काम करता है। तो एनर्जीज हैं ये सारी। तो मतलब जैसे नवग्रह मंदिर हो गए या शनि मंदिर हो गए, इस प्रकार के मंदिरों में आप बिल्कुल अगर पूजा अर्चना करने जाएं तो आपके ग्रहों में शांति आती है। एग्जैक्टली, हमारे उपाय यही है। हाँ। आज से 10 साल पहले आप सुनेंगे किसी भी पंडित का आपके पास हो, या आपके पेरेंट्स ने कभी सिखाया हो, तो उन्होंने यही बोला होगा, इसकी पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, ये जाप करा लो, हवन करा लो। कोई ये नहीं बोलता था कि ये चढ़ा दो, ये पहन लो, इससे तुरंत हो जाएगा। नहीं, पायल पहन लो, टीका लगा लो, नहीं, सिस्टम है, समय लगता है, एक दिन में कोई चीज नहीं बनती। जैसे कुछ लोग पत्थर, पुखराज या इन चीजों का भी होता है, तो कुछ उस विषय में, स्टोन्स के विषय में कुछ काम करते हैं। आपकी दशा में ही काम करते हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल है, उस टाइम पीरियड तक वो काम करते हैं, उनकी एक एज है, उसके बाद उनकी एज खत्म हो जाती है, वो काम नहीं करते। मैं स्टोन से ज्यादा प्रेफर पूजा को करती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा के विषय में रेमेडी दी जाती है कि मोती आप पहन लो, वो मोती पहन लें या चांदी धारण करें। हाँ। और किसी मटके में आप पानी डालें, उसमें वो रखें एक दिन, उसके बाद उसको पानी को सेवन करें। आप ग्लास, चांदी के ग्लास में पानी पिएं, क्योंकि वो भी एक मेहनत है ना, इनटेक ले रहे हो आप, बॉडी के अंदर कोई चीज जा रही है। इसी तरह स्टोन्स की भी रेस कहते हैं कि इसके अंदर, बॉडी के अंदर आपकी जाती, इफेक्ट करती है, नो डाउट। पर अगर हम कहें कि सडनली बहुत चेंज आ जाएगा, तो नहीं, मैं नहीं मानती। वो चांदी कुछ आपके माँ के द्वारा दी गई हो तो कुछ ऐसा है? मदर है ना, हाँ, मून इज मदर। ओके। और चंद्रमा की जो रेमेडी करें, उससे भी बहुत अच्छी रेमेडी, आप अपनी मदर की सेवा करें ना। हाँ। आप सुबह रोज अपनी माँ के पैर छू के जाइए, दैट इज वेरी गुड रेमेडी। हमारी कल्चर में सब चीजें रेमेडियल थी जो हमने छोड़ दी। बच्चे रोज माँ बाप के पैर छूते थे। मदर इज मून, सन इज फादर, सूर्य चंद्रमा बैलेंस हो गए। अब हम उनके उपाय करते घूमते। ये मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ कैसे चले गए उपाय सारे? क्योंकि चीजें चेंज हो गई, लोगों को कमर्शियल एंगल समझ आ गया। ज्योतिष कभी कमर्शियल था ही नहीं। लोगों की फीस 2-2, 4-4 लाख रुपए हो गई। वास्तु की फीस 10-10 लाख रुपए हो गई, जो कभी नहीं थी। वास्तु कभी भी आम इंसान के लिए था ही नहीं। वास्तु राजा महाराजाओं के महल का बनता था, आम इंसान तो ऐसे ही रहता था।
अब हर इंसान को वास्तु चाहिए, तो जो चीज सही थी वो भी हमने खराब कर ली। अब तो मैम वही वाली बात है ना कि आप मेडिकल छोड़ देते हो, चीजें छोड़ देते हो और सिर्फ आप कहते हो किसी ऐप के ऊपर जाते हो और कहते हो कि ये मेरा कब हो जाएगा, और सामने वाला आपको कहता है कि बस कुछ दिन बाद हो जाएगा आपका, और आप विश्वास कर लेते हो। मानसिक रूप से संतुष्टि आजकल ज्यादा आवश्यक हो गई है। हाँ। लोग किसी चीज को उत्सुक, आपको कोई दिक्कत है आप उस विषय में जानो, उस ग्रह के बारे में जानो, उस ग्रह को कैसे शांत कर सकते हैं वो जानो, लेकिन लोग ले रहे हैं शॉर्टकट। हर किसी को जल्दी बड़ा आदमी बनना है। हाँ। पॉइंट है। मैम क्या कोई ऐसा टेम्पल है जो कुंडली के मंगल दोष या गुरु दोष में काम कर सकता है? बहुत दोष हैं, जैसे मंगली का मैंने आपको बताया कि अगर ये कात्यायनी मंदिर आप जाते हो तो वहाँ के लिए भी है। बहुत सी मंगल की पूजा, प्लैनेट्स की, मंगल जैसे नवग्रह मंदिर है, इसमें मंगल का भी प्लैनेट का भी मंदिर है, उसमें आप जाएं, उसमें पूजा करें। हनुमान जी से बड़ा कोई मंगल के लिए नहीं है। आप नियम बनाए ना, हर सैटरडे ट्यूसडे को आपको कुछ करना है, बजरंग बाण करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुंदरकांड करना है, तो ये सारे दोष उन्हीं से कट जाते हैं। जुपिटर के लिए आपको बृहस्पतिवार दिया गया है, उस दिन आप अच्छी कथा करें, आप उस दिन व्रत रखें, आप अच्छा दान करें, अच्छा पढ़ें, तो वो सब रेमेडीज हर ग्रह को एक दिन दिया गया, उस दिन आप कंज्यूम करें, उस मंदिर में जाके करें, विष्णु जी के मंदिर में जाके करें, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैम मंदिर विशेष में जाने की, दर्शन करने की कोई विधि है, कोई तरीका है? या देखिए, पहले तो अब मैं उस कॉन्सेप्ट को ला रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या विधि है। मैंने अभी भी मेरा एक वीडियो आएगा रुद्राभिषेक पर। हाँ। रुद्राभिषेक लोग बहुत करते हैं, मैंने प्रॉपर विधि बताई है लोगों को कि आप किस चीज को यूज करें जिससे आपको फायदा होगा। जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं कि गन्ने का रस चढ़ाते हैं रुद्राभिषेक में। गन्ने का रस कैश फ्लो के लिए होता है, पैसे के लिए, आर्थिक संपूर्णता के लिए होता है। आपकी कुशा होती है, कुशा मतलब ड्राई घास सी आती है वो, उसको आप चढ़ाएं, रोग खत्म होते हैं आपके। आप डमरू चढ़ाएं, डमरू बजाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने वीडियो में बताई हैं कि आप इस तरीके से रुद्राभिषेक करें। सावन में करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। शिव भगवान ही ऐसे हैं जो आपके सारे कष्ट काट सकते हैं, और इससे बढ़िया समय नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि सोमवार को करो, आप पूरे सावन करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सोमवार को करना है। जो शनि की दशा से बहुत परेशान है उन्हें शनिवार को करें, उनको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा मैम, हम लोग ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश शायद वो हम उपाय सिद्ध नहीं कर पा रहे होते हैं, या आपको कहा गया है कि आपको पालक गाय को खिलानी है, गौ माता को खिलानी है, लेकिन गौ माता वो पालक खा ही नहीं रही आपके हाथ से। गौ माता नहीं खा रही है तो वो पालक खराब है फिर। नहीं, पालक तो अच्छी, सामने वाला जिसको भी उपाय करना है वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे के ही उस उपाय के लिए जाता है। लेकिन अगर वो उस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो क्या मतलब कि उसके ऊपर दोष ज्यादा है जिस कारणवश वो उपाय सिद्ध नहीं हो पा रहा है? हाँ, आपकी एनर्जी उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बात ये है, जिससे हम बहुत से उपाय बताते हैं। मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि मेरा 8th हाउस खराब है या शनि खराब है, तो हम कहते हैं कि आप योगा करो। शनि पुरानी चीजों को दर्शाता है जो हमारे पूर्वज लेके आए थे, तो दैट इज योगा। जिम इज नॉट सेम इक्वलेंट, जिम इज मॉडर्न कल्चर, योगा हमारा पुरातत्व है। तो आप योगा करो तो वो आपका ठीक करेगा चीजों को। हम उपाय अलग तरीके से देते हैं, जैसे किसी को वीनस खराब है तो हम कहेंगे परफ्यूम मत लगाओ इस समय, आपको वीनस इफेक्ट कर रहा है। चंद्रमा, आप मदर की सेवा करो, चांदी के ग्लास में दूध पियो, चाय पियो, वो दूध जल पियो, आप केसर डाल के दूध पियो। पूर्णिमा के दिन आप कथा करो, आप पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में बैठो। तो ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। गाय अगर पालक नहीं खा रही है तो आप गौशाला जाके पूरा चारा दे हो, वो तो खाएगी वहां। हम उस गाय को चारा खिला रहे हैं जो पूरे दिन पॉलिथीन खाती है, उसको आदत ही वो हो गई है, तो वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो गई। आप देखिए कबूतर को लोग दाना खिलाते हैं, कबूतर खाते हैं, वो भी एक रेमेडी है। भोजन देना बहुत बड़ी रेमेडी है। हाँ। किसी भी जीव को सेवा करना, इसीलिए अब ये मुहिम चली हुई है कि स्ट्रीट डॉग्स पे काम करो। हाँ। जानवरों के ऊपर काम करो, उन्हें पानी पिलाओ। तो ये एक सेवा है। ये हमारी संस्कृति में पहले से थी कि पहली रोटी गाय की निकलेगी, हाँ, आखिरी कुत्ते की निकलेगी। वो एक कल्चर था। हम रूटीन में, मैंने कहा ना, रूटीन में हम इतने दान कर देते थे कि हमें पता ही नहीं था। इतने रेमेडी कर लेते थे हम अपने घर में कि हमें और रेमेडीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैम मंदिरों में
घंटी होती है, ध्वनि होती है, मंत्रोच्चार हो रहा होता है और आपको एक अलग प्रकार की गंध आ रही होती है या खुशबू आ रही होती है, तो क्या ये सारी चीज़ें एक बैलेंसिंग टूल हैं कुछ? ये बैलेंसिंग टूल है। मैं आपको इसे 2 कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ। जैसे आपने कहा गंध आ रही है, स्मेल आ रही है। आप अच्छे से तैयार हुए हो, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया है, तो आपसे कोई मिलना पसंद करेगा। आप में से दुर्गंध आ रही है तो कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह जिस मंदिर में अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, वो एनर्जी आपको, वो खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है। ये सामाजिक दायित्व हो, सामाजिक तरीका हो गया उसको समझने का। पर धार्मिक तरीका ये है, एनर्जी है, वो ध्वनि जो आ रही है वो वायु एलिमेंट को बैलेंस कर रही है, उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो रही है अच्छी, पॉजिटिव। इसलिए ये घंटा ध्वनि भगवान को सुनाई जाती है कि बाकी एटमॉस्फेयर में भी वो आवाज जाए और ऑरा जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो अच्छी एनर्जी क्रिएट हो। तो मंदिरों में हर कार्य अलग तरीके से होता है और वो एक एनर्जी सोर्स होता है, जिससे लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट है। फिर दूसरी बात, हम मंदिर जब भी जाते हैं, हम कोई परेशानी लेके जाते हैं, तो उनको बजा के वो जो एनर्जी हम लेके आए हैं उसको डाइवर्टेड करते हैं, एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये भी एक रीजन है। क्या अगर किसी को अपना नया घर बनाना है तो वो भूमि चयन किस प्रकार से करे अपने नए घर के लिए? देखिए, चयन तो आप पहले तो डायरेक्शन ही देखते हो। आजकल तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है कि भाई हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जमीन कैसी है, ये खराब तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा हम गड्ढा कर देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो पानी का लेवल कैसा हो गया। अगर पानी पूरा सूख गया तो वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ड्राई है लैंड, लेवल तक है, थोड़ा है, तो वो अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी देगी। एक रेमेडी मैं सब लोगों को बोलती हूँ, जब भी आप अपना घर बनवाएं, अगर आपने जमीन ली है, ये वास्तुशास्त्री कोई नहीं बताता। रीजन बीइंग, ये एक धार्मिक रेमेडी है और बहुत पुरानी है। आप 2 दिन के लिए वहां गाय बांध दीजिए। गाय का मूत्र और गोबर सबसे अच्छी रेमेडी है। अगर आप वहां नहीं बांध सकते तो वो आप कहीं से ले आइए और पूरी लैंड में मिक्स करा दीजिए, तो शुद्ध हो जाएगी। लैंड क्लियरेंस हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना डिटॉक्स हो गया। उस तरीके से वो जमीन अच्छी हो जाएगी। वो फायदा करती है। मैम, जैसे बनारस के बहुत से मंदिर हमने देखे हैं, नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो ये सारी चीजें मैम स्पिरिचुअल मैप का हिस्सा होती हैं क्या? होती ही हैं। अभी हम जापान गए थे, जापान में बहुत बड़ा फेमस मंदिर है वहाँ उनका, उन्होंने बनाया, उसकी भी बड़ी नैरो स्ट्रीट थी। मैं यही देख रही थी, मैंने ये तो बिहारी जी की तरह हो गया, बहुत छोटा सा रास्ता था और लोग जा रहे थे बड़े आराम से। तो ये मैंने जो आपको बताया कि आप कभी भी देखिएगा, जो सेंटर ऑफ एनर्जी होगा ना, उसका रास्ता बहुत छोटा होगा, जिससे कि वो एनर्जी डाइवर्टेड ना हो, एनर्जी वहां पर रहे, उसका जो सोर्स है वो हाई पावर में रहे। इसलिए बहुत छोटे छोटे रास्ते दिए जाते हैं। फिर एकदम आदमी परेशान होकर जब प्रतिमा देखता है, विग्रह देखता है, तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये भी एक रीजन है, एनर्जी डाइवर्टेड ना हो। क्या पुराने समय में मंदिर केवल पूजा में नहीं बल्कि ज्योतिषी कैलकुलेशन या ऊर्जा चार्जिंग सेंटर भी होते थे? हाँ, ज्योतिषी कनेक्ट मैंने आपको बताया कि जैसे नवग्रह वाले होते हैं, हम ज्योतिषी से कनेक्ट करते हैं। एनर्जी सोर्स आज भी हैं। जैसे हम बहुत से कहते हैं कि आपके घर के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। उसका कई रीजन है, क्योंकि मंदिर जो भी कोई जाता है अपनी परेशानी लेके जाता है, तो वो परेशानी डाइवर्ट टू योर होम होती है। तो हम अवॉइड करते हैं कि मंदिर के बिल्कुल सामने वाले घर आप मत लो, उसमें एनर्जी डिसबैलेंस रहती है। एनर्जी सोर्स तो है ही, जब 5 टाइम उनकी आरती होगी, 5 टाइम पूजा पाठ होगा, वहां पर इतने लोग आएंगे, भजन कीर्तन होगा। आप अपने घर में बना लीजिए, 2 टाइम ही आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, भजन कीर्तन करना शुरू कर दीजिए। आपके घर के लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। वहां हमें एनर्जी बिल्डअप करते रहना पड़ता है। क्योंकि लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी के पास क्यों जाता है, उसे पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हम उस भाव से आ रहे हैं, इसीलिए वो एनर्जी सोर्स है। उनके जब मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी भूमि पूजन में, उनके नींव में बहुत सारी ऐसी चीजें दबाई जाती हैं जिससे वहां एनर्जी कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेट होती रहे। वो आप कोई देखेंगे, कोई मंदिर बहुत फेमस है और उसके 2 कदम पे एक मंदिर है, वो बिल्कुल भी नहीं फेमस, कोई आता ही नहीं उसमें, जस्ट बिकॉज कि वहां एनर्जी नहीं बन रही है। हमने जब उसका मुहूर्त किया, जब हमने उसकी नींव रखी, वो खराब रखी, उसके नीचे हमने कुछ नहीं दबाया। दूसरी बात, हम उतनी पूजा पाठ उतना उसको वो नहीं कर पा रहे हैं एनर्जाइज, इसलिए वो एनर्जी वहां नहीं है, फर्क पड़ता है। सो मैम, हमारे जीवन में हम
चीजों में कभी कभार फंस जाते हैं, तो हम लेट गो कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं? किस प्रकार के मंदिरों में हमें जाना चाहिए? कुछ उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मैंने भी अभी इन्वेंट किया है राधा रानी बरसाना। बरसाने में ऊपर जाके एक मंदिर है जहाँ हम गाड़ी पार करते हैं, उससे थोड़ा सा ही ऊपर दानगढ़, लोग वहां जाते नहीं है। वहां पे कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी त्यागी थी। बांसुरी त्यागने मतलब अपना मोह खत्म करना, वहां से प्रेम छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर आप किसी चीज में बहुत फंसे हुए हैं, किसी रिश्ते में बहुत फंसे हुए हैं, या बहुत से लोग कहते हैं हमारा डिवोर्स ही नहीं हो रहा, हम परेशान हैं, तो आप उस मंदिर में जाएं, वहां पर लेट गो करें, मतलब भगवान से प्रार्थना करें और बांसुरी एक दान दे आए और कृष्ण भगवान से कहें, वहां पे कृष्ण राधा दोनों हैं, कि प्रभु जैसे आपने अपना मोह यहाँ खत्म किया, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं ये अपना मोह खत्म कर सकूं। क्योंकि जब तक हम उस एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ जाके रखने से नहीं होगा, आपको अपनी बात बोलनी पड़ेगी। जब बच्चा अपनी माता से बोलता है तभी वो भी उसे भोजन देती है, राइट? तो जब तक हम प्रभु से बोलेंगे नहीं कि मैं इस पर्पज से आया हूँ, ये आपने किया था, आप महान थे, मुझे भी थोड़ी सी शक्ति दीजिए जो मैं इसको कर पाऊँ। तो वहां जिसको भी इशू है उस मंदिर में जाए। दानगढ़ का मंदिर है राधा रानी के ऊपर। वहां आप किसी रिलेशन में फंसे हुए हैं या कोई चीज आपसे छूट नहीं रही, कोई नशा है किसी तरीके का, आपको लगता है मैं छोड़ दूं पर आप नहीं कर पा रहे, वहां जाए। लोग बालाजी के भी मंदिर में जाते हैं और चीजें क्विट करके आते हैं। हाँ, बहुत मंदिर है। ऐसा नहीं है। मैं तो अभी मथुरा वृंदावन के ट्रैक पे हूँ, तो मैं वही बता सकती हूँ आपको। और मैम, अभी हमारी बात हो रही थी संतान प्राप्ति अगर किसी दंपति को करनी है तो वो किस प्रकार के मंदिरों में जाए, किस प्रकार की पूजा करे? देखिए, इसके लिए आपको नॉर्थ से साउथ जाना पड़ेगा। रामेश्वर जो है, अगर आप रामेश्वर का टेम्पल विजिट करें, वहाँ इतने टेम्पल है, हर टेम्पल है वहाँ। एक टेम्पल है जिसमें आपको शादी करनी है, उसके लिए है। एक वहाँ मैंने गणेश जी देखे थे, दैट इज फेमस फॉर संतान प्राप्ति। वो गणेश जी की प्रतिमा की खासियत ये है कि जिनके संतान नहीं होती, वहां आके वो कपल प्रार्थना करे तो उनको संतान प्राप्ति होती है। ओके। वहाँ एक छोटी सी पूजा भी होती है, अगर आप वो कराएं तो भी अच्छा है। आशा करते हैं हमारे दर्शकों के लिए ये सारी चीजें फायदेमंद हैं। मैम, आज के दौर में जो हमारा समाज में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की दिक्कतें चल रही, फीमेल्स को अगर रिस्पेक्ट ना मिल रही हो तो किस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, किस प्रकार के मंदिरों में हम पूजा अर्चना कर सकते हैं? अगर किसी फीमेल को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही या उसको लगता है मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते, तो एक मान मंदिर है, बरसाने में ही है वो भी। उसके पीछे भी कहानी है कि राधा जी को मनाया था कृष्ण भगवान ने आके वहाँ। उसके दर्शन आप करें, उससे आपको एक कनेक्ट फील होगा, और हस्बैंड वाइफ दोनों जाके करें तो और भी अच्छा है, जिससे आपको एक फील आएगा। और वहां जाके मांगे, जैसे मैंने बोला, मैनिफेस्ट आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। करेक्ट। आप मैनिफेस्ट करें और अपने हस्बैंड के साथ जाएं और कहें कि मुझे ये इतना आत्मसम्मान, मेरा सम्मान बनाए, मेरी वैल्यू करें, तो वो मंदिर आपको देगा डेफिनेटली। वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी ही। मैम, अंतिम प्रश्न, कोई ऐसा नक्षत्र है या ग्रह योग है जो इंसान को भाग्यशाली बना देता है? ऐसे ही आपने राजयोग के लिए पूछा था। बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र हैं। अश्विनी नक्षत्र अच्छा है, मृगशिरा अच्छा है, पर वो किस प्लैनेट के साथ कहाँ पोजीशन में है, उसकी दशा आ रही है नहीं आ रही है, तो वो भाग्यशाली बना देगा। अगर आपके नवतारा में उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो आपको भाग्यशाली है वो नक्षत्र, वो आपको बहुत कुछ देके जाएगा। ओके। तो हम एग्जैक्टली एक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि वो चीज आपको फल देगी, और उसकी दशा आनी बहुत जरूरी है। अगर दशा नहीं आएगी तो वो फल नहीं मिलेगा आपको। और मैम, जैसे किसी को बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, फेम कमाना है, सबको यही कमाना है एक तरीके से आज के दौर में, तो किस प्रकार का वो मतलब पहले तो उसकी कुंडली के अंदर उसके ग्रहों का एक तरीके से रोल होना चाहिए। हाँ। और रोल में अगर उसके ग्रह हैं उस स्थिति में, तभी तो वो इन चीजें एफर्ट करना चाहिए। कर्म के बिना नहीं मिलेगा आपको। ओके। क्योंकि आप देखिए, आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं तो 4 बार मेहनत करके ट्राई करते हैं, तब आप उस पोजीशन पर पहुंचते हैं। पहले तो आपके प्लैनेट पोजीशन वो होगी तो आपका मन बनेगा, फिर वो दशा आपके फेवर में होगी, तब आप वहां तक जाएंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सब चीज का कॉम्बिनेशन ही आपको ऊपर ले जाता है। थैंक यू सो मच मैम। ये जो हमारी आज की कन्वर्सेशन रही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने नई सीखी, और आशा करता हूँ हमारे दर्शकों ने भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मैम के चैनल पे जाएं, बहुत सारा प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।